कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ी पनडुब्बी जो चुपचाप समुद्र के नीचे छुपी हुई है। इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता। ये लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है और कुछ आधुनिक पनडुब्बियों में परमाणु मिसाइलें होती हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर तक अपने लक्ष्य को मार सकती हैं। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां खास तौर पर इसी काम के लिए बनाई गई हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रक्षा मोटा कवच नहीं है, बल्कि छुपे रहना है। जब दुश्मन को ये नहीं पता होता कि पनडुब्बी कहाँ है, तो उसे नष्ट करना मुश्किल हो जाता है, इससे पहले कि वो जवाबी हमला कर सके। यही वजह है कि पनडुब्बी आधुनिक सेना में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन शुरुआती पनडुब्बियों की बनावट और क्षमता आज इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बियों से बहुत अलग थी, क्योंकि उस समय इंजन और बिजली नहीं थी। लोग लंबे समय से सोच रहे थे कि क्या ऐसा वाहन बनाना संभव है जो पानी के नीचे यात्रा कर सके। शुरुआती सफल उदाहरणों में से एक 1600 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था। एक डच आविष्कारक कॉर्नेलिस ड्रिबेल ने ऐसा वाहन बनाया जो इंग्लैंड की टेम्स नदी के नीचे डूब सकता था और चल सकता था। उसने जो बनाया वो आधुनिक पनडुब्बी की तुलना में काफी साधारण था, लेकिन इसने दिखा दिया कि पानी के नीचे यात्रा करना वाकई संभव है। 1700 के दशक में सेना ने देखना शुरू किया कि यह युद्ध में कितना उपयोगी हो सकता है। अमेरिकी क्रांति के दौरान अमेरिकी आविष्कारक डेविड बुशनेल ने एक छोटी पनडुब्बी बनाई जिसे टर्टल कहा गया। इसे टर्टल इसलिए कहा गया क्योंकि ये दो कछुए के खोलों की तरह जुड़ी हुई थी। इसके अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। योजना ये थी कि ब्रिटिश युद्धपोत के पास चुपके से जाकर उसके नीचे विस्फोटक लगाया जाए। 1776 में इसे न्यूयॉर्क में एक ब्रिटिश जहाज के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। हमला सफल नहीं हुआ, लेकिन टर्टल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये असली सैन्य अभियान में इस्तेमाल की जाने वाली पहली पनडुब्बियों में से एक थी। लगभग एक सदी बाद युद्ध में पनडुब्बी के इस्तेमाल को और भी गंभीरता से लिया जाने लगा। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान कॉन्फेडरेसी ने एक पनडुब्बी बनाई जिसे एचएल हनली कहा गया। इसमें अभी आधुनिक इंजन नहीं था। अंदर क्रू मैनुअल तरीके से क्रैंक घुमाकर प्रोपेलर चलाते थे। पनडुब्बी के आगे एक लंबी लोहे की छड़ थी जिसमें विस्फोटक जुड़ा हुआ था। 17 फरवरी 1864 को हनली यूएसएस हाउस्टोनिक के पास पहुंची, जो एक यूनियन युद्धपोत था। हनली ने जहाज के किनारे पर मौजूद विस्फोटक को उड़ा दिया। हाउस्टोनिक डूब गया। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी पनडुब्बी ने युद्ध में दुश्मन के युद्धपोत को सफलतापूर्वक डुबोया। लेकिन हनली भी वापस नहीं लौट सकी। पनडुब्बी भी डूब गई और उसका पूरा क्रू मारा गया। उस घटना ने दो बातें दिखाईं। पनडुब्बी दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है, लेकिन ये अपने ही क्रू के लिए भी बहुत खतरनाक है। बड़ा बदलाव 1800 के आखिरी और 1900 की शुरुआत में आया। बेहतर इंजन आ गए, बैटरियां और विद्युत प्रणालियां। आधुनिक पनडुब्बी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे जॉन हॉलैंड, जो आयरलैंड में जन्मे एक आविष्कारक थे और संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करते थे। उन्होंने जो पनडुब्बियां बनाई वे सतह पर होने पर गैसोलीन इंजन का इस्तेमाल करती थीं और जब डूबी होती थीं तो इलेक्ट्रिक मोटर का। बाद में डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम ज्यादा आम हो गया। इसका तरीका बहुत सरल था। जब पनडुब्बी समुद्र की सतह पर होती थी तो वह चलने और बैटरियों को चार्ज करने के लिए डीजल इंजन का इस्तेमाल करती थी। जब पनडुब्बी डूब जाती थी तो डीजल इंजन को बंद कर दिया जाता था और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता था, जो बैटरियों से बिजली लेती थी। डीजल इंजन को बंद करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इसे काम करने के लिए हवा की जरूरत होती है और इसे एग्जॉस्ट भी बाहर निकालना होता है। इसलिए डीजल इंजन को सामान्य रूप से गहरे पानी के नीचे चलाना संभव नहीं था। इसी वजह से उस समय की पनडुब्बियों की सीमाएं थीं। जब बैटरियों की चार्ज खत्म हो जाती थी या ताजी हवा की जरूरत होती थी तो उन्हें सतह के पास आना पड़ता था, और जब वे ऐसा करते थे तो उन्हें देखना और हमला करना आसान हो जाता था। लेकिन भले ही सीमाएं थीं, पनडुब्बी एक बड़ा फायदा थी। ये जहाजों के पास चुपचाप जा सकती थी, पानी के नीचे छुप सकती थीं और टॉर्पीडो से हमला कर सकती थीं। टॉर्पीडो एक विस्फोटक हथियार है जिसे पानी में छोड़ा जाता है और ये अपने आप लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, पनडुब्बी को नौसैनिक युद्ध का एक बड़ा हिस्सा बनाने के लिए तैयार कर लिया गया था। इसका सबसे बड़ा असर जर्मनी में देखा गया। जर्मनों ने अपनी पनडुब्बियों को यू बोट्स कहा। ये जर्मन शब्द unterseeboot से आया है, जिसका मतलब है पानी के नीचे चलने वाली नाव। जर्मनी ने यू बोट्स का इस्तेमाल ब्रिटेन की आपूर्ति काटने के लिए किया, क्योंकि ब्रिटेन का ज्यादातर खाना, ईंधन और सैन्य आपूर्ति जहाजों के जरिए लाई जाती थी। इसलिए जर्मनी ने वहां जाने वाले जहाजों को डुबोने की कोशिश की। सिर्फ सैन्य जहाज ही निशाना नहीं बने, व्यापारी और यात्री जहाजों पर भी हमला हुआ, जिससे जबरदस्त गुस्सा और राजनीतिक तनाव पैदा हुआ। 1915 में ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर
लुसिटानिया के डूबने की घटना सबसे मशहूर घटनाओं में से एक है। इसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 100 से ज्यादा अमेरिकी थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जर्मनी ने तथाकथित अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसका मतलब था कि वो युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कई जहाजों पर बिना किसी सामान्य चेतावनी के हमला कर सकता था। इसका ब्रिटेन की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा, लेकिन इसका जर्मनी के लिए भी बड़ा नुकसान था। सबमरीन हमलों ने उसके और संयुक्त राज्य अमेरिका के रिश्तों को और भी खराब कर दिया और 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया। इस बिंदु पर एक बात स्पष्ट हो गई थी, सबमरीन अब सिर्फ एक साधारण प्रयोग नहीं रह गई थी, युद्ध का हथियार। लेकिन इसमें अभी भी एक बड़ी कमजोरी थी, इसे अब भी हवा लेने और बैटरियों को चार्ज करने के लिए सतह के पास लौटना पड़ता था। और युद्ध के अगले बड़े दौर में इंजीनियरों ने ऐसा तरीका निकालना शुरू किया जिससे सबमरीन पानी के नीचे और ज्यादा समय तक रह सके, जब तक कि वह तकनीक नहीं आ गई जिसने सब कुछ बदल दिया। भले ही प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में सबमरीन और ताकतवर हो गई थीं, उनके पास अब भी समस्या थी, उन्हें अब भी हवा लेनी पड़ती थी। युद्ध के समय यह बहुत खतरनाक था, इसलिए इंजीनियरों ने स्नॉर्कल नाम की एक व्यवस्था बनाई। यह दो पाइपों जैसा होता है जो समुद्र की सतह तक पहुंचते हैं, जबकि सबमरीन थोड़ी सी डूबी रहती है। एक पाइप हवा लेता है, दूसरा पाइप एग्जॉस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे डीजल इंजन को चलाया जा सकता है बिना सबमरीन को पूरी तरह सतह पर लाए। लेकिन इससे समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई, फिर भी सतह के पास रहना पड़ता था। डीजल इंजन भी बहुत शोर करता है, इसलिए सबमरीन का पता लगाना आसान हो जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबमरीन तकनीक और भी बेहतर हो गई। जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी टाइप 21 यू बोट। यह पानी के नीचे ज्यादा तेज थी और इसकी बैटरियां पहले की सबमरीन से बड़ी थीं। लेकिन यह युद्ध में देर से आई, इसलिए बहुत कम ही इसे असली लड़ाई में इस्तेमाल किया गया। 1945 में जर्मनी हार गया। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और अन्य देशों ने जर्मन की उन्नत सबमरीन तकनीक का अध्ययन किया और लगभग इसी समय शीत युद्ध शुरू हुआ। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ नाजी जर्मनी के खिलाफ सहयोगी थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दोनों के पास परमाणु हथियार थे, दोनों ही और अधिक उन्नत सैन्य शक्ति चाहते थे, इसलिए सबमरीन बहुत महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन एक सच्चे गुप्त हथियार के रूप में सफल होने के लिए उसे पानी के नीचे और ज्यादा समय तक रहना जरूरी था, और यहीं पर माणु शक्ति आई। 1940 के दशक में वैज्ञानिकों ने यह सीख लिया था कि न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल करके कैसे बहुत अधिक ऊर्जा बनाई जा सकती है। न्यूक्लियर फिशन का मतलब है परमाणुओं को तोड़कर गर्मी पैदा करना। उस गर्मी का इस्तेमाल भाप बनाने के लिए किया जा सकता है। वही भाप टरबाइनों को घुमाती है, जो सबमरीन को ताकत देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा बहुत सीधा है, न्यूक्लियर रिएक्टर को लगातार ऊर्जा बनाने के लिए बाहर से हवा की जरूरत नहीं होती। अमेरिकी नौसेना में इसका इस्तेमाल शुरू करने वालों में से एक थे हाईमैन रिकवर। वे एक अमेरिकी नौसेना अधिकारी थे जिन्होंने पहली परमाणु चालित सबमरीन बनाने में नेतृत्व किया, और इसका नतीजा था यूएसएस नॉटिलस। 1955 में नॉटिलस ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी यात्रा शुरू की, और यहीं से सबमरीन पूरी तरह बदल गई। अब इसे डीजल इंजन चलाने के लिए बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं थी। इसे अब थोड़े समय पानी के नीचे रहने के बाद बड़ी बैटरियों को चार्ज करने की भी जरूरत नहीं थी। सबमरीन के पास डूबे रहने के दौरान लगातार पावर रहती थी। 1958 में नॉटिलस ने इस नई क्षमता की ताकत दिखाई जब वह आर्कटिक बर्फ के नीचे से डूबे हुए ही उत्तरी ध्रुव को पार कर गया। कुछ साल पहले तक ऐसी यात्रा की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल था। न्यूक्लियर पावर का एक और फायदा है, रिएक्टर बहुत ज्यादा बिजली बना सकता है। इस बिजली का इस्तेमाल समुद्री पानी से ताजा पानी बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल उन सिस्टम्स में भी किया जाता है जो क्रू के लिए सांस लेने वाली हवा को बनाने और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इसलिए अब एक न्यूक्लियर सबमरीन की मुख्य सीमा ना तो ईंधन है और ना ही हवा। अब सबसे बड़ी सीमा क्रू के लिए खाना है, और ये कि लोग अंदर कितने समय तक रह सकते हैं। एक आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन में न्यूक्लियर फ्यूल कई सालों तक चल सकता है, इससे पहले कि उसे बदलने की जरूरत पड़े। इसका मतलब है कि सबमरीन विशाल समुद्र में लंबे समय तक छुपी रह सकती है, और जब तक दुश्मन को इसे ढूंढना मुश्किल होता है, सबमरीन खुद तय कर सकती है कि उसे कब और कहां बाहर आना है या हमला करना है। यह बहुत बड़ा सैन्य लाभ है। लेकिन जब शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ
तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने इससे भी बड़ा इस्तेमाल सोचा। अगर सबमरीन लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है, तो क्यों ना इसमें परमाणु मिसाइलें लगाई जाएं। यहीं से बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का जन्म हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन वो सबमरीन है जिसमें लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं, जिनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हो सकते हैं। 1960 में अमेरिकी सबमरीन यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन ने इतिहास रचा, जब वो अटलांटिक महासागर में डूबी हुई थी। उसने सफलतापूर्वक पोलारिस बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। मिसाइल को सबसे पहले सबमरीन से बाहर की ओर धकेला जाता है। पानी की सतह पर आते ही रॉकेट मोटर चालू हो जाती है और मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर उड़ती है। शुरुआती जॉर्ज वॉशिंगटन क्लास सबमरीनों में 16 पोलारिस मिसाइलें थीं। आने वाले दशकों में सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज और ताकत और भी बढ़ गई। सोवियत यूनियन ने भी अपनी खुद की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का बेड़ा तैयार किया। यह दोनों महाशक्तियों के सामने एक नई समस्या आ गई। स्थलीय ठिकानों पर तैनात न्यूक्लियर मिसाइलों को सैटेलाइट और इंटेलिजेंस के जरिए देखा जा सकता है। न्यूक्लियर बॉम्बर्स की निगरानी एयरपोर्ट्स और रडार से की जा सकती है, लेकिन सबमरीन विशाल महासागर के किसी भी हिस्से में हो सकती है और दुश्मन को शायद पता भी ना हो कि यह कहां है। इसी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन परमाणु प्रतिरोध के सबसे अहम हिस्सों में से एक बन गई। इसका कारण सीधा है, चाहे दुश्मन किसी देश पर पहले हमला करे और उसकी जमीन पर मौजूद कई न्यूक्लियर हथियारों को नष्ट कर दे, फिर भी समुद्र में छुपी हुई सबमरीन बची रहती हैं और वे अब भी जवाबी हमला कर सकती हैं। इसे ही सेकेंड स्ट्राइक क्षमता कहा जाता है। इसका मतलब है कि भले ही आप पर पहला हमला हो, आपके पास अब भी न्यूक्लियर हथियार होते हैं जिन्हें आप जवाबी हमले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पर कोल्ड वॉर में सबमरीन की भूमिका खास हो गई। इन्हें सिर्फ दुश्मन के जहाजों को डुबाने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे एक ऐसा हथियार भी बनाया गया जिसका मुख्य काम छुपा रहना था, क्योंकि जब तक दुश्मन को यह नहीं पता होता कि सबमरीन कहां है, वो ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि वह दुश्मन के सभी न्यूक्लियर हथियारों को पहले हमले में नष्ट कर सकता है। और इसी पक्के जवाबी हमले के डर की वजह से ही यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच सीधे तौर पर न्यूक्लियर युद्ध नहीं हुआ। लेकिन इस रणनीति के काम करने के लिए सबमरीन को एक बहुत ही जरूरी चीज चाहिए। इसे समुद्र के नीचे लगभग अदृश्य रहना चाहिए, और यही है सबमरीन टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी चुनौती। लेकिन एक इतनी बड़ी सबमरीन को कैसे छुपाया जा सकता है जब दुश्मन उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हो? ताकि न्यूक्लियर सबमरीन प्रभावी हो, सिर्फ इतना काफी नहीं है कि वो लंबे समय तक पानी के नीचे रह सके, उसे ढूंढना भी मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि अगर दुश्मन ने सबमरीन को ढूंढ लिया तो वे इसकी निगरानी कर सकते हैं या उस पर हमला कर सकते हैं, इससे पहले कि वो अपना काम कर सके। इसलिए नौसेना ने अपनी सबमरीन को शांत बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। कुछ सबमरीन बाहर की तरफ खास कोटिंग का इस्तेमाल करती हैं ताकि सोनार से लौटने वाली आवाज को कम किया जा सके। सोनार एक ऐसा सिस्टम है जो पानी के नीचे चीजों को ढूंढने के लिए आवाज का इस्तेमाल करता है। प्रोपेलर और अंदर की दूसरी मशीनों को भी ज्यादा शांत बनाया जाता है। यहां तक कि छोटी सी वाइब्रेशन भी मायने रखती है, क्योंकि समुद्र के नीचे दुश्मन आवाज का इस्तेमाल करके पता लगा सकता है कि आसपास कोई सबमरीन है या नहीं। इसलिए जैसे जैसे तकनीक बेहतर होती जा रही है, आधुनिक सबमरीन को ढूंढना भी उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, और यहीं पर इसकी शांत रहने की क्षमता न्यूक्लियर डिटरेंस में बहुत अहम हो जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को हमला करने की जरूरत नहीं होती। इसके उपयोगी होने के लिए इसका मुख्य काम छुपना होता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 14 ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। इन्हें इस तरह बनाया गया है कि इनका पता लगाना मुश्किल रहे, जबकि इनके पास लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइलें होती हैं। ये क्यों जरूरी है? सोचिए कि दो देश हैं जिनके पास दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर एक देश हमला करता है और दुश्मन के न्यूक्लियर हथियारों को जमीन पर नष्ट कर देता है, तो उसे लग सकता है कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन अगर समुद्र के बीच में अब भी कोई न्यूक्लियर सबमरीन छुपी हुई है, तो क्या होगा? पहले हमला करने वाले को पता ही नहीं होगा कि वह कहां है, और सबमरीन फिर भी जवाबी हमला कर सकती है। इसलिए दुश्मन यह कभी नहीं जान सकता कि वह न्यूक्लियर जवाबी हमले से बच पाएगा या नहीं। यही वजह है कि न्यूक्लियर डिटरेंस में सबमरीन बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। जवाबी हमले का डर ही वो वजह है जिसकी वजह से न्यूक्लियर युद्ध शुरू करने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सबमरीन का काम सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल ही नहीं है, यह खुफिया जानकारी और निगरानी के लिए भी बहुत कारगर होती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया जिसे ऑपरेशन आईवी बेल्स के नाम से जाना जाता है। उन्हें ओखोट्स्क सागर में पूर्वी सोवियत संघ के पास सोवियत अंडर वाटर कम्युनिकेशन केबल मिला। इस केबल से गुप्त रूप से जानकारी निकालने के लिए पनडुब्बी का इस्तेमाल किया गया। कुछ समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने मॉस की जानकारी के बिना सोवियत सैन्य संचार प्राप्त किया। बाद में सोवियत संघ को इस ऑपरेशन के बारे में पता चल गया
जब एक अमेरिकी खुफिया कर्मचारी ने उन्हें जानकारी दे दी। इससे पनडुब्बी का एक और फायदा सामने आया। समुद्र के नीचे ऐसे स्थान हैं जहां आम जहाज या इंसान के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन खास पनडुब्बियां उन जगहों के पास आसानी से नजर में आए बिना पहुंच सकती हैं। आज भी खुफिया मिशनों में पनडुब्बियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों की तलाश करने और नौसेना बलों की सुरक्षा करने में भी इनका इस्तेमाल होता है। आधुनिक पनडुब्बियों के भी कई प्रकार होते हैं। एक अटैक पनडुब्बी होती है। इसका काम दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों को ढूंढना और उनका पीछा करना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और जरूरत पड़ने पर टॉर्पीडो या क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करना है। एक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी भी होती है, जिसमें बड़ी संख्या में पारंपरिक मिसाइलें होती हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी भी होती है। ये वो प्रकार है जिसे खास तौर पर परमाणु प्रतिरोध के लिए बनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां ट्राइडेंट 2D5 मिसाइलों का इस्तेमाल करती हैं। हर ओहायो क्लास SSBN अब 20 मिसाइलें ले जा सकती हैं। जब किसी बैलिस्टिक मिसाइल को समुद्र के नीचे से लॉन्च किया जाता है, तो पहले उसे लॉन्च ट्यूब से बाहर धकेला जाता है। जब ये पानी की सतह से बाहर निकलती है और रॉकेट चालू होता है, तो मिसाइल बहुत ऊंचाई तक जाती है और फिर अपने लक्ष्य की ओर वापस आती है। ट्राइडेंट 2 की आधिकारिक रेंज 7000 किलोमीटर से अधिक है और ये एक से अधिक न्यूक्लियर रीएंट्री व्हीकल ले जा सकती है। इसका मतलब है कि पनडुब्बी को दुश्मन के तट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये समुद्र के बहुत बड़े हिस्से में रह सकती है और फिर भी इसकी मिसाइलें बहुत दूर के लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं। और यहीं पर दिखता है कि ऐसे हथियार के खिलाफ बचाव करना कितना मुश्किल है। सबसे पहले आपको पनडुब्बी को ढूंढना होगा, लेकिन यह बहुत दूर हो सकती है और समुद्र के नीचे चुपचाप चल रही हो सकती है। जब आपको पता ही नहीं है कि ये कहां है, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मिसाइल कहां से आ सकती है। इसलिए जिन देशों के पास ऐसी पनडुब्बी है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि उनके पास ये कितनी बार है। वास्तव में परमाणु प्रतिरोध के लिए सबसे अच्छा परिणाम यही है कि इसका कभी इस्तेमाल न किया जाए। इसका उद्देश्य दुश्मन को यह स्पष्ट करना है कि भले ही वो पहले हमला करे, फिर भी बदला लेने का तरीका मौजूद है। 1700 के दशक की टर्टल नाम की छोटी पनडुब्बी से पनडुब्बी ने बहुत लंबा सफर तय किया है। पहले इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता था और उसे हाथ से चलाना पड़ता था। इसके बाद डीजल इंजन आ गए, बैटरियां और टॉर्पीडो आए। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर आए, जिससे पनडुब्बी बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती थी। और आखिरकार इसमें बैलिस्टिक मिसाइलें लगाई गईं, जो हजारों किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भी मार सकती थीं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ पनडुब्बी के आकार या ताकत में नहीं था। इसकी असली ताकत इसकी छुपने की क्षमता है। जमीनी ठिकानों पर मौजूद न्यूक्लियर हथियार सैटेलाइट से देखे जा सकते हैं। बॉम्बर्स को एयरबेस से उड़ान भरनी पड़ती है, लेकिन पनडुब्बी विशाल महासागर के नीचे कहीं भी हो सकती है और शायद ही किसी को इसकी सही लोकेशन पता हो। इसलिए आज तक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को न्यूक्लियर फोर्स का नष्ट करने में सबसे कठिन हिस्सों में से एक माना जाता है। और यही है पनडुब्बी की अनोखी भूमिका आधुनिक दुनिया में। सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से कुछ को इसलिए नहीं बनाया गया कि उनकी सबसे खतरनाक हथियारों का तुरंत इस्तेमाल किया जाए। इन्हें इसीलिए बनाया गया है कि ये छुपे रहें और निगरानी करते रहें, दुश्मन को ये याद दिलाने के लिए कि न्यूक्लियर युद्ध शुरू करने का निश्चित जवाब मिलेगा। इसलिए एक साधारण पानी के नीचे जाने वाले वाहन से पनडुब्बी इंसान द्वारा बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण सैन्य मशीनों में से एक बन गई है। ये समुद्र के नीचे चुपचाप यात्रा करती है। अक्सर किसी को पता भी नहीं होता कि ये कहां है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।